हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 का। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, जिसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो हमारे पास है गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के अधीन सामान्य हल। टॉपिक का नाम आपको दे रखा है, इंग्लिश में बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन अंडर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन आपको दे रखा है। जो इस टॉपिक में हम निकालने के वाले उसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखो स्टूडेंट, इस टॉपिक में निकालेंगे कोई भी कण या पिंड जो है ना गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के अधीन गति करेगा या गतिशील होगा, तब उसका पद कैसा होगा, ये हम इस टॉपिक के अंदर निकालने वाले हैं। यानी कि उसके पद कैसा होगा उसके लिए हम क्या निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे। और वो समीकरण आएगा जो बताएगा उसका पद कैसा होगा। जैसे वो अगर कोई समीकरण हमारे पास आ गया, जैसे वृत्त का समीकरण आ गया, तो हम जानेंगे उसका पद कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। दीर्घवृत्त का आ गया तो दीर्घवृत्ताकार होगा। इसी तरीके से किस तरीके का उसका पद का समीकरण आएगा ना, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इक्वेशन निकालेंगे, उस इक्वेशन के बेस पे देखेंगे कि उसका पद कैसा होगा। समझ में आया कि इस टॉपिक के अंदर निकालना क्या है। इस टॉपिक के अंदर आपको निकालना है कि जब कोई कण या पिंड गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के अंतर्गत गति कर रहा है, तब उसके पद का समीकरण क्या होगा, ये हमें निकालना है। निकालने के लिए देखो आपको एक स्टार मार्क कर लेना इस डेरिवेशन के लिए। इसकी डेरिवेशन देखो मैं दे नहीं रखी है, इसकी टॉपिक की दे रखी है। कहने का मतलब क्या है कि इसकी डेरिवेशन तो दे रखी है, बट ये जो मैं फॉर्मूला है ना, इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं दे रखी है। हम सीधा याद रखेंगे, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या है ये, देखो कि आपको यह लिखना है। हम जानते हैं कि देखो केंद्रीय बल के अधीन गतिशील कोई कण होता है, जो कोई भी पार्टिकल जो केंद्रीय बल के अधीन गति करता है, तब उसके पद का समीकरण क्या होता है, वो आपको ध्यान रखना होता है J²U² ब्रैकेट d2u/d² प्लस u इक्वल टू माइनस f ब्रैकेट 1/u, ये होता है। ठीक है, इसका समीकरण है, ध्यान रखना। केंद्रीय बल के अधीन कोई गतिशील कण के पथ का समीकरण हमारे पास ये होता है। चाहे u जो है ना, u होता है 1/r। और m और j की बात करें तो m और j क्या होते हैं, क्रमशः पिंड के द्रव्यमान और कोणीय संवेग होता है। मतलब m तो क्या है, पिंड का द्रव्यमान है, और j क्या है, उसका कोणीय संवेग है। ठीक है ना, इसको देते इक्वेशन नंबर 1। फिर बता रहा हूँ, इस डेरिवेशन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कर दिया स्टार मार्क, आप इसको याद कीजिए। अब देखिए, इससे प्रीवियस वाले टॉपिक के अंदर और उससे प्रीवियस जहाँ हमने पढ़ा था गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाएं पढ़ी थी, वहाँ हमने फॉर्मूला निकाला था क्या, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि जो कंटिन्यू लेक्चर दे रहे हैं उन्होंने बताया, हम जानते हैं हमने क्या निकाला था। वहाँ पे निकाला था कि FR वैक्टर जो होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू होती है माइनस का K और R² साथ में R के। ये वाली वैल्यू हमने निकाल रखी है पहले वैसे, प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा। जहाँ हमने बताया था क्या, जहाँ होता है भाई K जो हमारे पास होता है वो होता है G हमारे पास होता है। अब देखो ये वेक्टर फॉर्म में है, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर हटा के केवल इसका परिमाण लेना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा FR इज -K/R²। भाई सदिश रूप में ये वेक्टर था, सॉरी सदिश रूप में एकांक सदिश था, और जब सदिश आप परिमाण में लोगे तो ये एकांक सदिश हट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आ गया। अब देखो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, हम जानते हैं अभी देखो हमने देखा कि u की जो वैल्यू है ना वो क्या है, हमारे पास 1/r के बराबर चलती है u की वैल्यू। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/u आ जाएगी। तो देखो अब यहाँ एफ आर है, तो मैं आर की जगह पुट कर रहा हूँ, यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये एफ और आर की जगह पुट कर रहे हो आप 1/u, ये वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -K/r की जगह क्या आ जाएगा 1/u का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे कितना आ गया, देखो हमारे पास आ गया f 1/u इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा माइनस का हमारे पास आ जाएगा k, और इसको ऊपर करोगे कितना आ जाएगा KU² आ गया हमारे पास। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया कैसे आया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो f ब्रैकेट 1/u की वैल्यू है ना, क्या ही माइनस का K/U², ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, समीकरण नंबर 1 हमारे पास था, जो मेरे क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। देखो समीकरण नंबर 1 हमारे पास है J²U² ब्रैकेट d2u/d² प्लस u, और साथ में क्या चल रहा था, माइनस का f ब्रैकेट 1/u। अब देखो f ब्रैकेट 1/u की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास J²U² ब्रैकेट d2u/d² प्लस u इक्वल टू माइनस का साइन, इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस का KU² हमारे पास इसकी वैल्यू थी। अब देखो माइनस से माइनस हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा हमारे पास, J²U² ब्रैकेट, ये कितना बचा यहाँ से d2u/d² प्लस u इजिकल्स टू कितना आ गया हमारे पास KU²। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो d2u/d² हमारे पास प्लस u, ऐसे कैसे, यहाँ क्या बचा आपका KU², ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो कैसे हो जाएगी, आ जाएगी, देखो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से u² से u² क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। ये आया हमारे पास क्या, d2u/d² प्लस u इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास mkj² हमारे पास आ गया। या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, d2u/d² प्लस u माइनस का
एम के अपॉन जे स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0। इसे दे दो इक्वेशन नंबर आप थर्ड। देखो यहाँ तक कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, अभी तक यहाँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रही है। इक्वेशन नंबर थर्ड तक हमें कंटिन्यू आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगी, मानता हूँ मैं, मानो ये जो वैल्यू है ना इसको हम क्या मान लेते हैं, साई मान लेता हूँ। साई जेगा टू यहाँ मान रहा हूँ मैं यू एम के जे स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, साई मान लिया। अब देखो साई इसको मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब देखो मैं आपसे अगर मैं साई इसका एक डिफरेंशिएशन करूँ साई का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से देखो ये तो कांस्टेंट है और इसका हो जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन और करूँ तो ये वाली आ जाएगा ऐसे ही, तो यहाँ भी ये हो जाएगा ये वाला ऐसे ही। यानी मैंने किया कि यहाँ से इसको तो माना देखो साई, उसके बाद इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर दिया। ऐसा करने पर हुआ क्या हमारे पास, देखो अब यहाँ समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 हमारे पास ये है। इसमें देखो d2 बाई ये है ना, d2 u बाई डी थीटा स्क्वायर, इसकी जगह तो मैं लिख दूँगा क्या, d2 साई बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू एम माइनस के, ये वाली वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साई इक्वल टू आ गया 0। मतलब समीकरण नंबर ये मानने के बाद समीकरण नंबर 3 आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ बात करो तो ये देखो आप एक ये कोई है कि हमारे पास एक अवकल समीकरण है और इस अवकल समीकरण को आप जानकर मैथ में सोल्व करना जानती हो, लेकिन फिजिक्स हम सोल्व नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण 4 एक क्या है हमारे पास, अवकल समीकरण है। अब अवकल समीकरण तो हल भी होगा, तो इसका हल हम यहाँ करेंगे ना, हम सीधा लिखेंगे जिसका हल निम्न प्रकार होगा। देखो जब इस अवकल समीकरण को हल करते हो तो इसका हल आता है हमारे पास, आता है जो हल क्या आता है वो आता है साई नोट कोस थीटा माइनस थीटा नोट। ये आ गया। ये समीकरण को जब हल करते हो इसका हल ये आता है। ध्यान रखना आपको भी एग्जाम में हल नहीं करना, हल सीधा याद रखना है, ठीक है ना। जो भी याद रहा है उसके ऊपर स्टार मार्क लगा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। यह आ गया। अब देखो यहाँ पे यहाँ बात करें, यहाँ थीटा नोट क्या, तो लिख देंगे जहाँ हमारे पास साई नोट तथा थीटा नोट दोनों क्या है, दोनों अज्ञात क्या है आपके पास, नियतांक है, यानी कांस्टेंट है दोनों के दोनों, ठीक है। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ ये हम अज्ञात नियतांक है तो इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब जो साई की वैल्यू थी ना वो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो देखो साई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, साई की वैल्यू क्या आती है, u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर साई की वैल्यू थी, और बराबर में क्या चल रहा था हमारे पास, चल रहा था साई नोट कोस थीटा माइनस थीटा नोट चल रहा था यहाँ से। अब देखो यहाँ से हमें निकालनी वैल्यू, तो u इजिकल्स टू कितना आ गया, इसको मैं इधर भेजूँ तो यह कितना आ गया एम के अपॉन जे स्क्वायर, और ब्रैकेट यह कितना आ जाएगा साई नोट कोस सॉरी ब्रैकेट तो ना आएगा, ये माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना, कोस थीटा माइनस थीटा नोट, भाई माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें पता है कि u क्या होता है, u हमारे पास 1/r होता है, तो u की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ 1/r पुट करूँगा यहाँ से। ये कितना आ जाएगा हमारे पास एम के जे स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया साई नोट कोस थीटा माइनस थीटा नोट आ गया। अब देखिए 1/r हमारे पास ऐसे कैसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम के अगर जे स्क्वायर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ तो क्या बचेगा 1, और यहाँ देखो कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए जैसे आप इसे कॉमन लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये कॉमन लोगे तो इसका रिवर्स बच जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन एम के, यहाँ आ जाएगा साई नोट कोस थीटा माइनस थीटा नोट। मैंने क्या करा, एम के अपॉन जे स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लिया। अब देखिए लेकिन अब देखो यहाँ से 1/r, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की निकालनी, तो आर की वैल्यू निकालने के मैं क्या करूँगा, उसको रिवर्स कर दूँगा। तो रिवर्स करूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन एम के हमारे पास आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा 1/1 प्लस इसको देखो ये ऐसे है, इस समय इसको रिवर्स करोगे तो ये इसको उल्टा हो जाएगा ना, कि 1 तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। यह आ गया जे स्क्वायर साई नोट एम के कोस थीटा माइनस थीटा नोट हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ से या मैं लिख सकता हूँ क्या, आर बराबर मैंने इसको लिख दिया P1 प्लस एफ साइलन कोस थीटा माइनस थीटा नोट। क्या लिख दिया मैंने इसको, P1 प्लस एफ साइलन कोस थीटा माइनस थीटा नोट लिख दिया। और जहाँ मैं बता देता हूँ कि P की वैल्यू जो है ना हमारे पास वो क्या आने वाली है, P की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी क्या, कि जे स्क्वायर एम के ये था ना, इसको तो मैंने मान लिया P तथा जो एफ साइलन है ना, एफ साइल यहाँ पे ये जो वैल्यू थी ना पूरी वैल्यू कौन सी, जे स्क्वायर साई नोट एम के, ये हमने क्या मान ली, एफ साइलन मान ली। देखो मैंने आपको पहले बोला था कि मुझे हमें एक समीकरण निकालना कि पद का समीकरण क्या होगा, इसके लिए हम सारा स्टेप करते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, ये इक्वेशन आप नाम दे दो ए, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ केस स्पेशल केस लगाएंगे, क्योंकि हमें अभी तक हमारा फॉर्मूला चाहिए जो अभी तक नहीं आया। तो केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट में क्या ले रहा हूँ मैं, अगर मान चलो थीटा बराबर थीटा नोट हो जाए, कि ये जो वैल्यू है ना थीटा की, जो थीटा की वैल्यू थीटा नोट के बराबर हो जाए, तो उस दौरान देखो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू हमारे पास आएगी P ऐसे कैसे रहेगा 1
एफ साइन ऐसे कैसे, देखो कोस, अब थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे, कोस ऐसे कैसे, थीटा की जगह पुट करोगे थीटा नोट माइनस थीटा नोट आ गया। अब देखो थीटा नोट से थीटा नोट कट गया, क्या हो जाए कोस जीरो, हम जानते हैं कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो पी 1 प्लस एप्सिलॉन आ गया। अब देखो कि पी मान लो कोई क्वांटिटी है, उसके अंदर एक में कोई जोड़ के भाग दे रहे हो तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास कम आएगी ना, तो यानी इस वाले केस में जब थीटा बराबर थीटा नोट है तो आर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास मिनिमम आएगी। इस वाले केस समझ में आ गया, आर की वैल्यू क्या आएगी मिनिमम। इसे आप इक्वेशन नंबर दे दो, हमारे पास बी आ गई। अब एक और बार देखो अगेन इक्वेशन हमें एक में हम केस क्या लगाएंगे, इस बार सेकंड केस लगाएंगे, कौन सा, जो केस नंबर सेकंड लगाएंगे। केस सेकंड क्या है हमारे पास कि इस बार मान लो थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू जो हम रखेंगे ना वो हम रख सकते हैं क्या, थीटा नोट प्लस पाई। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए थीटा नोट प्लस पाई, कि देखो हमारा जो कण है ना वो घूम रहा है उसके एंगल है, ध्यान रखना, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाए थीटा नोट प्लस पाई हो जाए। इस दौरान क्या होगा, समीकरण नंबर ए से देखो, समीकरण नंबर ए हमारे पास था आर पी 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा माइनस थीटा नोट था। अब मैंने इसकी जगह क्या पुट करना है, थीटा की जगह पुट करना है थीटा नोट प्लस पाई, पुट करो तो आर इजिकल्स टू कितना आ जाएगा पी 1 प्लस एप्सिलॉन हमारे पास ऐसे कैसे कोस, थीटा की जगह क्या पुट करोगे थीटा नोट प्लस पाई पुट किया, माइनस आ गया थीटा नोट, ठीक है ना। यहाँ से ये कट गया, यहाँ कितना है कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो यह जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन आ गया। अब देखो पहले वाली वैल्यू थी पी 1 प्लस एप्सिलॉन कि पी की वैल्यू तो सेम ही है, अब पी में कुछ जुड़ के भाग लग रहा है तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमने बोला आर मिनिमम है। लेकिन इस बार पी में है ना जो 1 में से एक माइनस हो गया यानी कम क्वांटिटी का भाग लग रहा है, तो इस समय आर की वैल्यू कैसी आएगी हमारे पास, इस समय आर की वैल्यू आपके पास आएगी मैक्सिमम, समझ में आया। यानी ध्यान रखना आर की वैल्यू कब कब होगी, जो आर की वैल्यू होगी ना वो पहले वाले केस में तो क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी, और दूसरे वाले केस में हो जाएगी क्या मैक्सिमम। लेकिन अगर हम एक केस ऐसा भी लें, कैसा कौन सा, जो केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या कर रहे हैं हम एक केस ऐसा ले रहे हैं जब अगर मान के चलो तो थीटा नोट है ना, अभी तक हम थीटा की कंडीशन लगा रहे थे राइट, इस बार हम क्या करें कि एक केस ऐसा लेके जिसमें थीटा नोट है ना वो खुद जीरो हो जाए, तो कि थीटा नोट की वैल्यू मान के चलो किसी कारण पर जीरो हो गई, तब समीकरण नंबर ये रहा हमारे पास, तब क्या हो जाएगा आर बराबर आ गया पी 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा, ये तो जीरो हो गया, यहाँ से क्या बचेगा कोस थीटा, और यही हमें क्या है निकालना था। देखो अब ये जो समीकरण आया ना, ये समीकरण ध्यान रखना किसका समीकरण है, ढंग से देखो ना, तो ये समीकरण क्या है, एक शांकाओं के समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान से नोट कर लेना, वरना आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हो। अगर जो आप डायरेक्ट यहाँ से नोट्स बनाए तो लिख लो। देखो क्या लिखना है कि इस समीकरण से क्या ही निष्कर्ष निकला, तो आप लिखोगे उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के अधीन, यानी जो भी हमारा जो कण है ना वो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के अधीन गति कर रहा है, तब उसका जो पथ होगा ना वो किस फॉर्मेट में होगा, शांकों परिच्छेद के रूप में होता है। मतलब उसका जो पद है ना वो कोनिक सेक्शन के रूप में होता है, आप ये ध्यान रखना, पद नहीं पथ, ध्यान रखना पथ बोल रहा हूँ, यानी जो उसका रास्ता होगा ना भाई कैसा होगा, वो रास्ता शांकों परिच्छेद के रूप में होगा। कब, जब कोई कण जो है ना गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के अधीन क्या होगा, गतिशील होगा, तब उसका पथ हमें याद रखना है कैसा होगा, शांकों परिच्छेद के रूप में होगा। ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। इसके नोट्स और PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।